हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी। हिंदी व्याकरण हम पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा भाषा और व्याकरण, जिसमें हमने भाषा के बारे में जाना और व्याकरण के बारे में जाना। भाषा क्या होती है? एक ऐसा साधन जिसमें हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को हम ग्रहण करते हैं। ऐसी जो साधन होता है उसको हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और भाषा में व्याकरण की क्या यहाँ पर महत्वपूर्णता है, क्या यहाँ पर महत्व है? तो देखिए, भाषा में देखिए, जब हम किसी भी भाषा को बोलते हैं तो हम कुछ गलतियां करते हैं। उन गलतियों को सुधारने के कुछ नियम हैं जिसको व्याकरण कहा जाता है। और व्याकरण के हमने यहाँ पर 3 अंग पढ़े थे। आपके यहाँ पर शब्द विचार और वाक्य विचार था। हमने यहाँ पर वर्ण विचार और शब्द विचार पढ़ लिया है। वाक्य विचार अभी इसमें सिलेबस में नहीं है। अभी इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका क्या है? संज्ञा। तो इससे पहले हम वर्ण विचार और शब्द विचार को पढ़ चुके हैं। वर्ण विचारों में भी देखिए हमने वर्णों के भेद किए और भेदों के भी भेद किए और उसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। इसके बाद हमने शब्द विचार में भी शब्द विचार के देखिए भेद पढ़िए और किन किन आधारों पर उसके भेद होते हैं, ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संज्ञा। तो जैसा कि आप अभी तक छोटी क्लास में भी आप पढ़ चुके होंगे कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा किसी देखिए, संज्ञा की हम एक छोटी सी यहाँ पर परिभाषा आपको बताते हैं। तो हेडिंग आप डालेंगे संज्ञा। तो संज्ञा की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर किसी प्राणी, प्राणी में जैसे कोई भी प्राणी का नाम है उसको हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। ठीक है। किसी वस्तु के नाम को या स्थान के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भाव भी आ जाते हैं जिसको आप भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं। ठीक है ना। तो जल्दी से इसकी आप डेफिनेशन आप लिख लेंगे, इसकी परिभाषा को आप जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। अब इसके यहाँ पर आप कुछ उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। प्राणी में जैसे आपका किसी भी प्राणी का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्राणी में जैसे आप किसी प्राणी का नाम लिख लीजिए, रमेश। ठीक है। रिया, राम, मोहन। ठीक है। ये कोई व्यक्ति का नाम है। ठीक है। ऐसे ही वस्तु में यहाँ पर आप ताजमहल, ये तो स्थान का नाम है, ताजमहल ये स्थान है। ठीक है। प्राणी में जैसे यहाँ आप खरगोश देख रहे हैं, ये भी एक प्राणी है। ठीक है। किताबें, ये वस्तु का नाम है, किताबें। ठीक है। ऐसे ही गेंद, ये भी वस्तु का नाम। स्थान में जैसे आपका ताजमहल आ गया है। इन सभी शब्दों का बोध कराने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। जल्दी से इसकी आप परिभाषा लिख लेंगे। ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर संज्ञा की आपने परिभाषा लिख दी है और कुछ यहाँ पर उदाहरण भी आपने लिख लिए होंगे। जैसे यहाँ पर ताजमहल हो गया, खरगोश आपका ये प्राणी हो गया, ये लड़की आपकी क्या है? ये भी प्राणी में आ जाएगा। और पर्टिकुलर किसी वस्तु का जब आप नाम लिखते हैं ना, यहाँ पर रमेश, रिया, राम, मोहन, ताजमहल, खरगोश, किताबें, गेंद, ये सभी जो है संज्ञा कहलाते हैं। तो किसी प्राणी का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, भाव जब आप प्रकट करते हैं तो ये भी आपकी संज्ञा कहलाती है। तो प्राणी में आप देखिए, आपकी क्लास के जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों का नाम जो है क्या है? संज्ञा है। आपके स्कूल का जो नाम है वो भी आपका संज्ञा है। आप जहाँ जिस स्थान में आप रहते हैं वो भी, यदि आप उस स्थान का नाम लिखेंगे तो वो भी आपकी संज्ञा है। ठीक है।
आपके क्लासरूम में जितनी भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का आप यदि नाम लिखेंगे तो वो सभी भी आपकी क्या है, संज्ञाएं हैं। ठीक है, तो ये सभी आपकी संज्ञा की उस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर संज्ञा के कुछ भेद हैं। ठीक है, तो संज्ञा के क्या भेद हैं उसको हम यहाँ पर, चलिए अब है संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के यहाँ पर 3 भेद हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा के 3 भेद आप लिखेंगे, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब ये जातिवाचक संज्ञा क्या है इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो जो शब्द संपूर्ण जाति वर्ग या समुदाय की जानकारी देते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब संपूर्ण वर्ग जाति समुदाय का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण से हम यहाँ पर समझते हैं, ये इसके उदाहरण है। क्या है उदाहरण, ठीक है। उदाहरण में देखिए पहले सैनिक, तो सैनिक में किसी एक सैनिक के बारे में बात नहीं की गई है, ये संपूर्ण सैनिक जाति के बारे में बात की गई है। तो सैनिकों में जितने भी सैनिक हैं, जो हमारे भारत देश के भी सैनिक हैं या अदर कंट्री के भी जो सैनिक हैं, उन ये सभी जो हैं सैनिक की कैटेगरी में आ जाते हैं। इस वर्ग में तमाम वो हमारे देश के हों चाहे विदेश के हों चाहे किसी भी कंट्री के हैं, वो सभी सैनिक आ जाते हैं। तो ये क्या है, एक जाति है। ठीक है ना, क्योंकि ये सभी सैनिकों के बारे में बात कर रहा है। अब पहाड़ में देखिए, पहाड़ किसी पर्टिकुलर पहाड़ की बात नहीं की गई है। जब हम माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप पहाड़ की बात कर रहे हैं तो पहाड़ में वो सभी पहाड़ आ जाते हैं जो हमारे पूरे विश्व में हैं। तो सभी पहाड़ों की यहाँ पर बात की गई है, तो ये पूरी जाति है। इसके बाद पेड़ देखिए, पेड़ यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पेड़ की बात नहीं की गई है, आम का पेड़, चीड़ का पेड़, बुरांस का पेड़, इस प्रकार से नहीं किया गया है। ये जो है सिर्फ पेड़ लिखा है, तो ये एक जाति है, तो इसको जातिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। इसके बाद शहर देखिए, आपका शहर, हमारा शहर और जितने भी देश के शहर हैं, तमाम सभी भारत देश के सभी शहरों के या अन्य देशों के भी शहरों की बात की गई है। तो शहर जो है एक जाति है, तो ये पूरी जाति का बोध कर रहा है। ठीक है, इसके बाद पशु में देखिए, पशुओं की भी कितने प्रकार की जाति है, तो तमाम जितने भी पशु हैं वो सभी पशुओं में आ जाता है। कक्षा देखिए, आपकी कक्षा और जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं या हमारी जितनी भी कक्षाएं हैं, सभी कक्षाओं की यहाँ पर बात की गई है, किसी पर्टिकुलर कक्षा की यहाँ पर बात नहीं की गई है। तो इसको भी आप जल्दी से लिख लेंगे कि जो शब्द संपूर्ण जाति वर्ग या समुदाय की जानकारी देते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए और इसके उदाहरण भी आप लिख लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जातिवाचक संज्ञाओं के कुछ और उदाहरण भी हो सकते हैं, जिसमें यदि आप क्या लिखें, पुस्तक लिखें, तो संपूर्ण पुस्तक जाति का यहाँ पर बोध हो रहा है। ठीक है, पुस्तक भी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। यदि मैं बात करूं यहाँ पर गाड़ी, तो जितनी भी गाड़ियां हैं सभी का यहाँ पर बोध हो रहा है, तो गाड़ी भी यहाँ पर क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, हमने शहर लिख लिया है। फल देखिए, जितने भी आपके फल हैं ये भी एक जातिवाचक संज्ञा है, किसी पर्टिकुलर फल का हमने यहाँ पर नाम नहीं लिखा है। इसके अलावा देखिए बाग यानी कि बगीचा जो है, अब बगीचे जो है तरह तरह के बगीचे होते हैं, तो ये संपूर्ण जाति को क्या करता है, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये है आपका क्या, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसके बाद देखिए नंबर 2 है यहाँ पर, इसके बाद सेकंड व्यक्तिवाचक संज्ञा। वैसे तो पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा आना चाहिए, तो कोई बात नहीं, इसको आप समझ लीजिए। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध करवाए वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं।
किसी विशेष स्थान का। अब हमने इससे पहले स्थान का नाम लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का यहाँ पर बोध कराए। जैसे यहाँ पर देखिए, गायत्री, गंगा, महाभारत, चेन्नई, दिल्ली, श्रीलंका आदि स्थान या व्यक्ति विशेष की सूचना देने के कारण ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, गायत्री हो गया, गंगा हो गया, महाभारत, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का ये बोध कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यदि मैं आप किसी बालक का नाम लिखूं, आपकी क्लास के किसी बालक का नाम लिखूं, यानी कि मैंने लिखा रोहन, तो रोहन क्या है, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। इसके अलावा सीता, सीता भी किसी पर्टिकुलर या किसी विशेष व्यक्ति का या किसी विशेष यहाँ पर व्यक्ति का नाम है, ठीक है। मोहन और राधा, ये सभी क्या है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ पर क्या कहा, व्यक्ति के बाद स्थान का, ठीक है। आप जिस भी स्थान पर रहते हो, जैसे हमने कहा, क्या कहा, तो मैं यहाँ पर जैसे लिखूं देहरादून, देहरादून क्या है, यहाँ पर एक विशेष स्थान, ठीक है। इसके बाद आपने पीछे देखा, वहां पर ताजमहल बना था, तो वो विशेष स्थान का नाम है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप आगरा लिख दीजिए, तो ये भी क्या है, विशेष स्थान का नाम है, ठीक है। हमने क्या कहा, हिमालय, हिमालय। अब जातिवाचक संख्या में, जातिवाचक संज्ञा जब हमने पढ़ी थी, तो वहां पर हमने क्या कहा, पहाड़, तो हमने किसी पहाड़ का नाम नहीं लिया, किसी भी पर्वत का नाम हमने नहीं लिया था। तो यहाँ पर हिमालय क्या है, एक पर्वत श्रेणी है, तो पर्वत यहाँ पर किसी पर्टिकुलर हमने पहाड़ का नाम ले लिया। नदी की जब हम बात करें, तो नदियों में आपकी सारी नदियां आ जाती हैं, वो आपका जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर गंगा की बात की गई है ना, गंगा, तो गंगा क्या है, एक विशेष नदी का नाम है, ठीक है। तो गंगा आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और जब आप नदी की बात करते हैं तो वो आपका जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है, क्योंकि नदियों में बहुत सारी नदियां आ जाती हैं, लेकिन गंगा यहाँ पर किसी विशेष नदी का नाम है, ठीक है। अब हमने किसी पुस्तक का नाम, जब हमने पुस्तक लिखा, वस्तु में जब हमने पुस्तक लिखा, तो पुस्तक में बहुत सारी पुस्तकें आ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, स्थान में आप यहाँ भी लिख सकते हैं, चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, श्रीलंका, ये सभी स्थानों में आता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए, यहाँ पर हमने वहां पर क्या कहा था, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम किसी पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका महाभारत एक पुस्तक है, तो यहाँ पर महाभारत, ठीक है। या फिर आप रामायण की बात करें, तो ये भी आपकी क्या है, पुस्तक है। ऐसे ही बाइबल की बात करें, ये सभी आपकी पुस्तकें हैं, और ये कोई विशेष व्यक्ति, वस्तु या वस्तु का बोध कर रहे हैं, ठीक है। व्यक्ति, स्थान और वस्तु का बोध कर रहे हैं, तो यहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात की गई है, उसका नाम पुकारा गया है। तो जब हम बोलेंगे प्राणी, प्राणी या आपके लड़का हो गया, तो लड़का क्या हो गया, आपका जाति, ठीक है ना। और लड़की आपकी क्या होगी, है सीता। लेकिन जब हम लड़की की बात करेंगे तो वो जाति में आ जाएगा, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, सिर्फ और सिर्फ सीता की, तो सीता क्या होगी, कोई एक लड़की होगी, ठीक है। और जब मैं लड़की की बात करूंगी तो वो जाति में आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको अंतर भी बता रही हूँ, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में। रोहन यहाँ पर कोई विशेष लड़का है, कोई एक लड़का है, और यदि हम इसको जातिवाचक संज्ञा में रखें तो ये लड़के की कैटेगरी में आएगा, तो लड़का आपका जातिवाचक संज्ञा है और रोहन आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़की सीता आपकी कोई लड़की है,
तो लड़की आपकी जातिवाचक संज्ञा है और सीता आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से मोहन आपका लड़का है या पुरुष है, ठीक है ना, लड़का हो सकता है या पुरुष हो सकता है, इन दोनों में से। तो यहाँ पर पुरुष या लड़का आपका जातिवाचक में आ जाता है और मोहन यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि हमने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात की है, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात की है। ऐसे यदि यहाँ पर आप महात्मा गांधी लिखें तो महात्मा गांधी आपकी क्या है, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। ऐसे ही राधा क्या है, लड़की है, लेकिन लड़की तो आपका जातिवाचक में आ जाएगा। यहाँ पर हमने राधा का नाम लिखा है तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। स्थान में यदि आप शहर की बात करें तो शहरों में अनेक प्रकार के शहर हैं, लेकिन हमने यहाँ पर देहरादून शहर नाम लिखा है, ठीक है ना, इसको आप ढंग से बना लेंगे, ठीक है। तो देहरादून क्या है, एक शहर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ताजमहल किसी विशेष स्थान का नाम है तो ये आपका क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही आगरा किसी अलग से शहर का नाम है तो ये आपका क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय किसी पर्टिकुलर पहाड़ी पर्वत का नाम है तो ये आपका क्या है, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा नदी है, लेकिन नदी जब हम बोलेंगे वो जातिवाचक में आ जाएगा, और जब हम गंगा की बात करते हैं तो गंगा यहाँ पर आपके किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ऐसे ही कुछ पुस्तकों के हमने यहाँ पर नाम लिया। जब हमने पुस्तक कहा था पीछे जातिवाचक में, तो पुस्तक आपका पूरी जाति का बोध करता है, जिसमें आपकी महाभारत और रामायण भी दो पुस्तकें हैं जो हमारी किताबें हैं। उन दोनों ये जो है पर्टिकुलर किसी विशेष पुस्तक का नाम है और ये भी किसी विशेष पुस्तक का नाम है, तो ये दोनों आपके किस में आ जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी पर्टिकुलर यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, और जातिवाचक संज्ञा में किसी जाति का बोध होता है। जैसे हम व्यक्तियों का नाम लिख रहे हैं तो हम पहले पुरुष लिखेंगे या बालक लिखेंगे या छात्र लिखेंगे, इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपकी क्लास की जब हमने बात की तो क्लास में देखिए, क्लास में कई प्रकार की क्लास आती है आपके, नर्सरी से लेके और कई आगे जो क्लासेस हैं वो आती हैं, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर क्लास की बात करें, कक्षा की बात करें, तो तब वो व्यक्तिवाचक में आता है। तो यहाँ पर हमने रोहन लिखा, सीता लिखा, मोहन लिखा, राधा, ये किसी विशेष व्यक्तियों का नाम है, ये विशेष स्थान का नाम है, ये किसी विशेष, देखिए ये हिमालय हो गया, ये विशेष पर्वत का नाम है, विशेष गंगा नदी का नाम है, ऐसे ही ये विशेष वस्तुओं का नाम है। तो ये सभी आपके किस में आ जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। तो इनके उदाहरण भी आप लिख लेंगे, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर है थर्ड, भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी वस्तु का बोध तो नहीं करवाते किंतु उन्हें महसूस किया जा सकता है, वे भाव ही भाववाचक संज्ञा है। जैसे आपके गुण हो गए, दोष हो गए, भाव हो गए, दशा हो गई, अवस्था हो गई, स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पर आपका क्या हो गया है, इसमें भी आप कुछ उदाहरण लिख लेंगे भाववाचक संज्ञा के। इसमें आपका प्रेम हो गया या प्यार हो गया, ठीक है। प्रेम क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। सम्मान, ये भी आपका क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ही ज्ञान, सुख और धैर्य, ज्ञान, सुख और धैर्य, ये सभी क्या है, आपके भाववाचक संज्ञा में आते, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों, ये तो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए दो और हमें यहाँ पर बात बताऊंगी संज्ञा में। आपका यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा भी आता है। क्या आता है, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा क्या आ जाएगा, समूहवाचक संज्ञा।
अब समूहवाचक संज्ञा में जो किसी समूह का क्या करता है, बोध करता है, इसके उदाहरण से ही मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, जैसे जन सभा, जहां पर लोगों की सभा होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो वहां पर जनसभा हो गया। किसी दल या संगठन की हम बात करते हैं तो वो भी क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, समुदाय की हम बात करेंगे, समुदाय, तो ये भी क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर सेना आपका क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। जब हम एक सेना की बात करते हैं तो वो भी समूहवाचक संज्ञा है। इसके अलावा यहाँ पर परिवार भी क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये किसी जनसभा, जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है, जनसभा। तो यहाँ पर इन दो संज्ञाओं के बारे में भी आपको जानना है, जिसमें समूहवाचक संज्ञा किसी संगठन को जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। देखिए जनसभा हो गया, किसी दल को, किसी समुदाय को। सेना में देखेंगे आप, सेना में आपके कई क्या हो जाते हैं, संगठन उसमें आ जाता है। ऐसे ही परिवार में, आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, तो ये किसी समूह को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दर्शा रहे हैं। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। भाववाचक संज्ञा भी है यहाँ पर। ठीक है, कुछ संज्ञाएं मूल रूप में ही भाववाचक होती हैं, जैसे क्षमता, सत्य, घृणा, सुख, दुख आदि, ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो इसको लिख लेंगे आप पहले, भाववाचक संज्ञा को। कुछ अन्य शब्दों से भी जो है भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चा। ठीक है, बच्चे को आप बचपन कर सकते हैं। ये बचपन जो है ये आपका भाववाचक संज्ञा है। गर्म, गर्मी, गर्म आपका क्या है, गर्म आपका जो शब्द है उससे आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, गर्मी। सुंदर, सुंदरता, ये भाववाचक संज्ञा है। ये आपके क्या है, भाववाचक संज्ञा है। निज, निजत्व, निजत्व, ये आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा है। पड़ोसी, पड़ोस, दोस्त, दोस्ती, ठंडा, ठंडक, खट्टा और खट्टा, ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो इनको आप जल्दी से लिख लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं। तो बॉक्स में दिए गए शब्दों को जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत छांटिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं शब्द आपको दे रखे हैं, भगत सिंह, दिल्ली, ऋतु, फूल, सौंदर्य, गंगा, पवित्रता, बलिदान, पक्षी। जल्दी से आप इसको जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं में इन शब्दों को उठाएंगे और यहाँ पर आप कीजिए, जल्दी से कीजिए बेटा। चलिए बताएंगे, यहाँ पर भगत सिंह किस संज्ञा में आता है, जातिवाचक में, व्यक्तिवाचक में या भाववाचक में? चलिए, जीआईसी शंकरपुर, जल्दी बताइए बेटा, भगत सिंह कौन सा, किस संज्ञा में आता है, जातिवाचक में, व्यक्तिवाचक में या भाववाचक में? माइक ले लेंगे बच्चे, जल्दी से माइक ऑन कीजिए बेटा। मैम व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। बैठ जाइए बेटा। भगत सिंह आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब दिल्ली बताएंगे, दिल्ली किस संज्ञा में आता है, जल्दी बताइए। दिल्ली किस संज्ञा में, किस में आता है बेटा, जल्दी से। चलिए जैसी शंकरपुर आप ही बताइए, कोई और बच्चा। दिल्ली किस में आएगा, भाववाचक संज्ञा, है फिर से बोलेंगे। भाववाचक संज्ञा।
दिल्ली आपका भाववाचक में आएगा। मैम व्यक्तिवाचक में। व्यक्तिवाचक में आएगा, तो दिल्ली यहाँ पर व्यक्तिवाचक में आएगा। ठीक है। थर्ड है यहाँ पर ऋतु। ऋतु किस में आएगा? ऋतुएं तो पढ़ी होंगी ना आपने, तो ऋतु किस में आएगा? जातिवाचक में, व्यक्तिवाचक में या भाववाचक में? तो ऋतु किस में आएगा बेटा, जल्दी से बताइए। मैम भाववाचक में। किसमें? भाववाचक में। भाववाचक में आएगा दिल्ली। यस मैम। चलिए आपके अलावा चलिए बताइए, फिर से बताएंगे मैम भाववाचक में। बेटा। मैम ऋतु। आ जाएगा भाव। चलिए बोलिए बोलिए। जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा में आएगा। जातिवाचक में आएगा। ठीक है। चलिए इसके बाद फूल किस में आएगा? ठीक है, तो यहाँ पर जो ऋतु है ना, ये आपका जातिवाचक में आएगा। ठीक है, इसको आप एक बार फिर से पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं इसका आपको आंसर बता देती हूँ। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा में आपका ऋतु आ गया, पक्षी, फूल, ये सभी जातिवाचक में आता है, क्योंकि ऋतु में आपके अलग अलग ऋतुएं होती हैं। ठीक है, पक्षी में आपके अनेक जातियों का यहाँ पर बोध होगा। पक्षी में एक ही पक्षी नहीं आएगा, फूल में भी अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, उन पूरी जाति का यहाँ पर बोध हो रहा है। ऋतुओं में भी आप जानते हैं अलग अलग ऋतुएं होती हैं, तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर ऋतु के बारे में बात नहीं की गई है, समस्त ऋतुओं के बारे में यहाँ पर जाति के बारे में बात हो रही है। इसके बाद देखिए व्यक्तिवाचक में गंगा किसी पर्टिकुलर किसी विशेष नदी का नाम है, भगत सिंह किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, ऐसे ही दिल्ली किसी विशेष स्थान का नाम है। अब भाववाचक संख्या में पवित्रता, ये भाव है, सौंदर्यता, बलिदान, ये सभी आप इनको देखिए भाववाचक संज्ञा जो भी होंगे उनको आप टच नहीं कर सकते। जो भी हमारे भाव है ना, उनको आप टच नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके भाव है, जैसे पवित्रता है, सौंदर्यता है, सौंदर्य है और बलिदान है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज की क्लास में संज्ञा के बारे में पढ़ा। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको जल्दी से हम रिवाइज करते हैं, देखते हैं क्या क्या हमने यहाँ पर आज की क्लास में पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए संज्ञा क्या होता है। संज्ञा किसी प्राणी, किसी व्यक्ति, किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के हमने यहाँ पर 3 भेद पढ़े हैं, क्या क्या? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। ठीक है, अब यहाँ पर जातिवाचक क्या होता है? जो शब्द संपूर्ण जाति, वर्ग या समुदाय की जानकारी देते हैं वे जातिवाचक कहलाते हैं। जैसे सैनिक में समस्त सैनिक जाति का बोध होता है, पहाड़ में समस्त पहाड़ों का बोध होता है, पेड़ में जितने भी पेड़ हैं, जितने भी प्रजाति के पेड़ हैं, उन सभी का बोध होता है। ऐसे ही सभी शहर जो है इस शहर की कैटेगरी में आते हैं, और ऐसे ही पशु और कक्षा, ये सभी जो है जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। इसके अलावा पुस्तक हो गया, गाड़ी हो गया, फल, भाग, ये सभी आपके किसमें? जातिवाचक में। अब व्यक्तिवाचक में जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध कर रहा है, ये व्यक्तिवाचक कहलाते हैं। जैसे गायत्री, गंगा, महाभारत, चेन्नई, दिल्ली, श्रीलंका आदि स्थान या व्यक्ति विशेष की सूचना देने के कारण ये सभी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे ही भाववाचक संज्ञा जो शब्द किसी वस्तु का बोध तो नहीं करवाते हैं, किंतु उन्हें महसूस किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा ना, इसको हम बोध करते हैं, उनको हम टच नहीं कर सकते हैं, तो वो महसूस हम कर सकते हैं, ये भाववाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। जैसे आपके गुण हो गए, दोष हो गए, आपके भाव, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्द जो है भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ऐसे यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा भी मैंने आपको बताया था, उसके कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं यहाँ पर। ऐसे ही भाववाचक संज्ञा में जैसे आपकी क्षमता हो गई, सत्यता, घृणा, सुख, दुख आदि जो है इसमें आ जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, ये भी आपने लिख लिए होंगे। और यहाँ पर कुछ शब्द हैं, उन शब्दों को भी हमने यहाँ पर किसमें अलग अलग यहाँ पर अलग अलग संज्ञाओं में यहाँ पर बांटा है, और उनको हमने छांट करके लिखा है। उम्मीद करती हूँ आपको संज्ञा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।